हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का एक न्यू टॉपिक जो कि है इंटरनेट। तो इंटरनेट के बारे में आज हम लोग कम्प्लीटली डिटेल से पढ़ेंगे और जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन दोनों आपको मिल जाएंगे इस वीडियो से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें ये टेलीग्राम चैनल है इस पर फॉलो ज़रूर कर लें। तो हम लोग जो है इस वीडियो के अंतर्गत कौन कौन से जो है टॉपिक कवर करेंगे। हम लोग देखेंगे इंटरनेट का जो डेफिनेशन है वो, इसके अलावा उसका हिस्ट्री, उसका कौन जनक है, और उसके बाद भारत में इंटरनेट का विकास देखेंगे, और फिर क्लाइंट सर्वर मॉडल देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरनेट से जुड़े जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन हैं, उनके बारे में, जैसे कि ISOC और उसके बाद IAB, ICANN, और ये सारे जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं इंटरनेट से जुड़े, उनको देखेंगे पूरे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में यूज़ ऑफ इंटरनेट, ठीक, जो कि हम लोग करते हैं ऑनलाइन में इंफॉर्मेशन। तो ये सारा देखेंगे, ई कॉमर्स में, ऑनलाइन शॉपिंग में, ऑनलाइन बैंकिंग में, ई लर्निंग में, ये सारा देखेंगे। फिर उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार देखेंगे, जिनमें कि हम लोग डायल अप देखेंगे, ब्रॉडबैंड में DSL, केबल, फाइबर ऑप्टिक्स किसके द्वारा होता है, वायरलेस कनेक्शन देखेंगे, ISDN देखेंगे, और लीज लाइन कनेक्शन देखेंगे। तो ये सारे इंटरनेट के कनेक्शन के प्रकार देखेंगे। फिर इंटरनेट से जुड़े हुए प्रोटोकॉल, जिसमें TCP, IP, UDP, HTTP और FTP, SMTP, जो ये मेल वाले हैं, ये भी देखेंगे। टेलनेट और ग्रोफर, ये सारे हम लोग देखेंगे। फिर IP एड्रेस के जो वर्जन्स हैं उनके बारे में देखेंगे, जो हम लोग जानते हैं वर्जन 4 और 6, उन दोनों के बारे में देखेंगे, क्या क्या उनमें अंतर है वो देखेंगे। और पब्लिक और प्राइवेट आईपी, स्टैटिक आई, डायनेमिक आईपी भी समझेंगे। फिर देखेंगे डोमेन नेम के बारे में देखेंगे, डोमेन नेम सिस्टम यानी कि DNS देखेंगे। और उसमें देखेंगे हम लोग डोमेन नेम, IP एड्रेस का संबंध क्या है, DNS सर्वर सर्विस क्या है, ये सारा। फिर वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। फिर वर्ल्ड वाइड जो वेब है WWW, उसका जो है हिस्ट्री सारा कुछ देखने के बाद उसमें यूज़ होने वाली लैंग्वेजेस देखेंगे, ठीक। फिर देखेंगे 10th में वेब एक्सेसिंग, जिसमें URL, URI, ये सारा कुछ देखेंगे। इसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे वेब ब्राउज़र, और इसके अलावा देखेंगे जो है सर्च इंजन। ओके, तो ये 4 चीज़ें, ये सारे टॉपिक हम लोग आज वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो हम लोग इंटरनेट और इंटरनेट के अलावा सोशल नेटवर्क के बारे में पूरा वीडियो देखेंगे। तो ये वाला आपका वीडियो लेखपाल जो है उसमें जो है कंप्यूटर पूछा जाएगा, और जो जूनियर स्टूडेंट है अभी होने वाला, उसमें भी आपको मदद मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेट की क्या परिचय है। तो इसमें क्या है, इंटरनेट क्या है, आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर नेटवर्क हैं। कंप्यूटर जो आपस में जुड़े कई कंप्यूटर नेटवर्कों की एक वैश्विक प्रणाली है, और ये दुनिया भर में प्राइवेट, पब्लिक, शैक्षिक, व्यापारिक और सरकारी नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। और इंटरनेट में TCP/IP नामक प्रोटोकॉल का सेट का उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन का इंटरचेंज होता है या ट्रांसमिशन होता है। तो इंटरनेट में यूज़ होने वाला कौन सा प्रोटोकॉल है, TCP/IP प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल हम लोग जानते हैं एक सेट ऑफ रूल, यानी कि कोई भी ट्रांसमिशन करने के लिए इंटरनेट में TCP/IP जो है प्रोटोकॉल सेट यूज होता है, जो कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इनके बारे में हम लोग आगे डिटेल में प्रोटोकॉल के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस और ऑप्टिकल नेटवर्क तकनीकों का उपयोग करता है। जो इंटरनेट है वो वायरलेस तकनीकी, ऑप्टिकल जो नेटवर्किंग है, इन सारा चीज़ों का उपयोग करता है जब हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं। अब इंटरनेट के द्वारा सेकंड चीज़ देखते हैं, इंटरनेट के द्वारा प्रदान की जाने वाली कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो हम लोग जो है यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट में इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज, सर्विसेज का एक विशाल भंडार है। हम लोग जानते हैं इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सर्विसेज अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें। तो हम लोगों को क्या क्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो हम वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक, मेल कर सकते हैं, इंटरनेट टेलीफोनी कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्लाउड सेवाएं, ये सारा बहुत लिमिटेड हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इंटरनेट जो है हमें प्रदान करता है, ठीक।
अब इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो इंटरनेट जो है 1969 में अपरा नेट के रूप में शुरू किया गया था। यानी कि अगर इंटरनेट की हिस्ट्री देखी जाए तो सबसे पहले 1969 में अपरा नेट था। अपरा नेट का मतलब क्या है? अर्पा नेट का मतलब, अर्पा का है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक, ये सबसे पहले 1969 में विकसित किया गया, जिसका बाद में नाम क्या हो गया? DARPA, यानी कि डरपा। डरपा का मतलब डिफेंस के लिए इसका यूज किया जाता था सबसे पहले। तो सबसे पहले अर्पा नेट, फिर उसके बाद जो है डरपा में कन्वर्ट हो गया ये जो है, जिसमें कि डिफेंस वर्ड जोड़ दिया गया। फिर इसके बाद फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, यानी कि इंटरनेट के जनक कौन है? तो इंटरनेट के जनक हैं दो लोग, एक विंटन ग्रे सर्फ और दूसरे हैं रॉबर्ट एलियट कॉन। ओके, तो ये इन्होंने क्या है 23 जून 1943 को इन दोनों वैज्ञानिक ने क्या किया था? तो जो इनका जन्म तो ये हुआ था, और 1974 में इन लोगों ने क्या किया था? TCP/IP जो प्रोटोकॉल है, जो इंटरनेट में हम लोग जानते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है प्रोटोकॉल TCP/IP, और इंटरनेट आर्किटेक्चर को डिजाइन किया था किन लोग ने? एक विंटन ग्रे सर्फ और उसके अलावा रॉबर्ट एलियट कॉन। तो ये दोनों जो हैं कहा जाता है इन लोगों को फादर ऑफ इंटरनेट। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, फादर ऑफ इंटरनेट। और अर्पानेट, सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत अर्पानेट के रूप में हुई थी, जो कि 1969 में हुई थी। ये चीज़ याद रखना है। और उसका नेम फिर क्या डिफेंस में यूज होने लगा, तब इसका नाम जो है डरपा कहने लगे। अब उसके बाद TCP/IP क्या है, ये चीज़ अगर देखते हैं हम लोग, तो TCP/IP हम लोग जाते हैं, एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है, जो कि क्या है? सेट ऑफ प्रोटोकॉल मतलब कि एक रेगुलेशन, यानी कि एक नियम का एक सेट है, जिसके थ्रू क्या है इंटरनेट पर डेटा का ट्रांसमिशन किया जाता है। जैसे कि TCP, इसमें क्या होता है? जो डेटा होता है, डेटा को छोटे छोटे पैकेट में विभाजित करके जो डेटा की सही डिलीवरी सुनिश्चित की जाती है। ओके, तो TCP का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए नियम है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? डेटा को पैकेट्स के रूप में विभाजित किया जाता है। कोई भी डेटा अगर आपको सेंड हो रहा है इंटरनेट पे, तो उसको क्या छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया जाएगा, और उनको कहाँ भेजना है वो सही डिलीवरी भी सुनिश्चित करता है। तो TCP के दो काम है, एक तो डेटा को डिवाइड करना, दूसरा डिलीवरी का सही डिलीवरी कहाँ होनी है उसको सुनिश्चित करना। फिर उसके बाद IP जो है, IP का मतलब क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है? जो डेटा ये पैकेट्स हैं, इन पर क्या है? डेस्टिनेशन एड्रेस जोड़ देता है कि कहाँ पर ये डेटा पैकेट पहुँचना है। ठीक, तो TCP का काम है पैकेट्स में जो है डेटा को छोटे छोटे भागों में तोड़ना, और IP का काम है जो पैकेट्स हैं उन पे एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन एड्रेस डाल देना, जिससे कि डेटा सही जगह पर सही टाइम में पहुंच जाए। ठीक, सही स्थान तक डेटा पहुंच जाए। तो IP और TCP का ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, बाकी हम लोग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तब और देख लेंगे। ओके, फिर उसके बाद NSF नेट और इंटरनेट का नोमेनक्लेचर, यानी कि हम लोग देखेंगे कि इंटरनेट नाम कैसे बना। तो पहले इंटरनेट नाम तो नहीं था, पहले अर्पा नाम से ये शुरुआत था, एडवांस रिसर्च वाला अर्पा। फिर उसके बाद ये डिफेंस के लिए यूज होने लगा, तो ये 1969 में। अब देखते हैं इंटरनेट नाम कैसे पड़ा। तो 1980 के दशक में क्या हुआ? नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF ने शिक्षा यानी कि एजुकेशन और रिसर्च के लिए NSF नेटवर्क की शुरुआत की। मतलब कि नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क की शुरुआत करी गई किसके द्वारा? NSF के द्वारा 1980 में, फॉर एजुकेशन और रिसर्च पर्पसेज। ठीक है, और इसके बाद ये जो नेटवर्क है इसको जोड़ दिया गया कहाँ पे? अर्पा नेट में। ठीक, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क में जोड़ दिया गया NSF नेट को। तो ये दोनों मिलकर फिर इसी नेटवर्क को आगे चलकर क्या कहने लगे? इंटरनेट। तो यानी कि इंटरनेट का नोमेनक्लेचर कब हुआ? तो 1969 में जो अर्पा नेट था उसमें क्या जोड़ा गया? 1980 में एक नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एजुकेशन रिसर्च के लिए एक नेटवर्क तैयार किया था, NSF नेट। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके फिर बाद में क्या बोला जाने लगा? इंटरनेट। तो इंटरनेट का नाम ऐसे पड़ा। फिर इसके बाद देखते हैं भारत में इंटरनेट कब आया। तो सबसे पहला प्रारंभिक चरण तो ये 1980 में ये इंटरनेट नाम हो गया। फिर इसके बाद 1986 में ER नेट
ERNet यानी कि एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क की स्थापना की गई। तो सबसे पहले भारत में 1986 वही ईयर है जब एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1986 का, उसी मतलब कि ईयर में आप लोग कैसे भी याद रख सकते हैं। तो 1986 में ERNet की शुरुआत की गई और ये भी किसके लिए था, एजुकेशन और रिसर्च पर्पसेस के लिए। तो भारत में भी सबसे पहले एजुकेशन रिसर्च में इसका यूज किया गया। 1986 में ERNet की स्थापना करी गई। फिर आम जनता के लिए यानी कि जो कॉमन पीपल हैं उनके लिए इंटरनेट 15 अगस्त 1995 को, ठीक है, यानी कि 15 अगस्त 1995 को जो है BSNL एक कंपनी है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, उसने भारत में इंटरनेट की सेवा की। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो 1986 में पहले एजुकेशन रिसर्च के लिए नेटवर्क बनाया गया ERNet। आफ्टर दैट क्या बनाया गया, 15 अगस्त 1995 को जो आम जनता के लिए BSNL जो कंपनी है यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL नहीं, BSNL तो ये हमारा जो है भारत संचार निगम लिमिटेड है, उसका एक और कंपनी है VSNL जो कि विदेश संचार निगम लिमिटेड, उसने 15 अगस्त 1995 यानी कि जो है इंडिपेंडेंस डे के दिन और 1995 का ईयर हम लोग याद रख सकते हैं। इस दिन स्कीम मिड डे मील भी आई थी और भी बहुत चीज़ें आप कैसे भी याद रख सकते हैं। तो 15 अगस्त 1995 को इसने जो है आम जनता के लिए इंटरनेट की शुरुआत की भारत में। और स्पीड कितनी थी, 9.6 kbps यानी कि किलोबाइट पर सेकेंड, यानी कि बहुत ही कम। आज हम लोग देखते हैं आज के ज़माने में इंटरनेट की MBPS में स्पीड, GBPS में स्पीड आती है 6G में। तो ये पहला इंटरनेट है जब उसकी स्पीड कितनी थी, केवल 9.6 kbps। और ब्रिजेन जो सिंगल है इनको माना जाता है भारत में इंटरनेट के जनक, ठीक है। तो भारत में अगर पूछा जाएगा तो ब्रिजेन के सिंगल को आपको मार्क करना है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन है। अब भारत में जो इंटरनेट का विकास हुआ उसके प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो अक्टूबर 2000 में BSNL की स्थापना हुई, BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड की। और 2004 में इसी कंपनी ने क्या, ब्रॉडबैंड नीति लागू करी। मतलब ब्रॉडबैंड किसका चालू हुआ, BSNL का 2004 में, और जिसमें स्पीड जो है बढ़कर 256 kbps हो गई। अब ब्रॉडबैंड के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक, कनेक्शन में जब देखेंगे इंटरनेट के डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड, वायरलेस, ये सारा, ओके। फिर इसके बाद 2005 में वायरलेस जो है ब्रॉडबैंड का विस्तार हुआ। ओके, ये तो वायर वाला था ब्रॉडबैंड नीति में जब लगाया था। फिर 2005 में क्या हुआ, वायरलेस यानी कि बिना वायर के ब्रॉडबैंड का विस्तार किया गया। फिर 10 अप्रैल 2012 को एयरटेल ने सबसे पहले 4G सेवा शुरू करी। अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले 4G सेवा भारत में कौन लाया, तो जियो ने, एयरटेल लाया, क्योंकि जियो ने 2016 में जो है जियो लॉन्च किया था 4G नेटवर्क पर आधारित। और 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे 2016 के दिन रिलायंस जियो ने ये लागू किया था। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। हालांकि जियो ज़्यादा डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लॉन्च हुआ था 2016 में। अब देखें जो इंटरनेट है वो कार्य कैसे करता है, मतलब हाउ इंटरनेट वर्क्स। तो ये जो है इंटरनेट, जो हम लोग इंटरनेट चलाते हैं वो काम कैसे करता है, वो करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल के आधार पर। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है, तो हम लोग देख रहे थे क्या, इंटरनेट काम कैसे करता है। तो इंटरनेट कैसे काम करता है, तो ये करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे, क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब इसमें क्लाइंट कौन है, सर्वर कौन है। तो क्लाइंट जो है, क्लाइंट कौन है, जिस कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग हम जानकारी खोजने के लिए जानकारी खोजने या वेबसाइट खोलने के लिए करते हैं, उसको क्लाइंट कहा जाता है। यानी कि वो कंप्यूटर जिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट चलाने की लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको क्या कहा जाएगा, क्लाइंट, यानी कि जिस पे हम वेबसाइट खोलते हैं। ओके, बाकी हम लोग पूरा इंटरनेट की कार्यविधि भी देखेंगे आगे, अभी क्लाइंट सर्वर मॉडल देख रहे हैं। फिर इसके बाद सर्वर क्या है, सर्वर क्या है, जिस कंप्यूटर पर वेबसाइट फाइल या डाटा स्टोर होता है उसे सर्वर कहते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अपना मोबाइल में कोई भी वेबसाइट खोली, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया कोई वेबसाइट खोली facebook.com। ओके, तो वो हमारा जो मोबाइल है वो क्या है, क्लाइंट, एज ए क्लाइंट है। और उस पर जो हमने जानकारी खोजने के लिए वेबसाइट डाल दी मोबाइल पे www.facebook.com। अब facebook.com, ठीक है, ये वेबसाइट है, अभी देखेंगे ये इसको क्या कहा जाता है। तो facebook.com का जो डेटा जहाँ पे स्टोर होगा उसको कहा जाएगा क्या, सर्वर। यानी कि जो फेसबुक का सर्वर है वहाँ पे उस
कंपनी से रिलेटेड जो आपने सर्च किया है वहां पे उसका सारा डेटा स्टोर होगा, या जो भी आपने अकाउंट लॉगिन करना है वो सारा डेटा उसके सर्वर पर लोड होगा। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, सर्वर, यानी कि उसका डेटा एक सर्वर में लोड होता है। तो सर्वर और क्लाइंट का मतलब आप समझ गए। तो मोबाइल आपका क्लाइंट है और उस वेबसाइट के लिए जो सर्वर पे डेटा अपलोड है उसको क्या कहेंगे, सर्वर। ओके, उसके इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे कि हम कंप्यूटर में एक ये वेबसाइट खोलते हैं जो कि है www.google.com। ओके, तो इसमें हमारा कंप्यूटर क्या हुआ, क्लाइंट, और गूगल पर डाटा स्टोर है, जैसे हमने बताया एग्जाम्पल में फेसबुक पे डाटा स्टोर है तो उसको क्या कहा जाएगा, सर्वर। ओके, तो इतनी चीज़ आप लोग याद रखना। अब इसके बाद इंटरनेट पर जो, अब ये तो सर्वर और क्लाइंट के बारे में देख लिया। अब इंटरनेट पर रिक्वेस्ट कैसे भेजी जाती है, ठीक है, तो अब ये देखते हैं। अभी हमने डायरेक्ट बताया क्लाइंट जो कि हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या मोबाइल यूज कर रहे हैं इंटरनेट चलाने के लिए, और जिस वेबसाइट का डेटा एक्सेस करना है उसको क्या कहते हैं, सर्वर, जहाँ पे उसका डेटा स्टोर्ड होता है। ओके, वो जहाँ पे जो कंपनी होती है वो अपना डेटा स्टोर रखती है उस वेबसाइट का, तो उसको कहते हैं सर्वर उसका। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, हम रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं। तो हम वेब ब्राउज़र में, वेब ब्राउज़र जो होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एज, जैसे कि ओपेरा, जैसे कि क्रोम, जैसे कि सफारी, बहुत सारे जो ब्राउज़र हैं वो क्या हैं, एक प्रकार के जो है सॉफ्टवेयर हैं जिस पर हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं। और उस पर क्या होते हैं, डोमेन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्च करने के लिए, ये हम लोग अभी देखेंगे, जैसे गूगल का है, आस्क का है, बहुत सारे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्राउज़र के एड्रेस बार में google.com टाइप करते हैं, फिर उसके बाद हमारा कंप्यूटर क्या है, क्लाइंट है, हम लोग जानते हैं क्योंकि इसी पे हम लोग इंटरनेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो फिर गूगल के सर्वर पर अनुरोध रिक्वेस्ट भेजते हैं क्योंकि ये वाला, ये हमने डोमेन डाला google.com। अब उसमें क्या होगा, इसका सर्वर जो होगा उसको लिए रिक्वेस्ट भेजा जाता है, और ये जो अनुरोध है वो एक साथ नहीं भेजा जाता बल्कि छोटे छोटे पैकेट में। ये हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ से यहाँ डेटा जाना है, सर्वर पर डेटा पहुँचना है, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, TCP और IP। तो इसमें क्या है, डेटा को छोटे छोटे भाग में तोड़ दिया जाता है और IP एड्रेस इनको एड्रेस एक डिफाइन कर देता है, पैकेट में भेजा जाता है। और ये पैकेट्स जो है नेटवर्क के माध्यम से डेस्टिनेशन सर्वर, या डेस्टिनेशन यानी कि सर्वर, गूगल का जैसे हमने खोला वेबसाइट, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये एक्सेस हुआ, इसके सर्वर पर डेटा जाना है, ठीक, गूगल के सर्वर पर। ये हमारे मोबाइल में हमने खोला और ये सर्वर है उसका। अब इसमें क्या है, ये डेटा जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ये डेटा को नेटवर्क के द्वारा छोटे छोटे पैकेट में जो है भेजा जाएगा थ्रू TCP। ओके, और इस पर जो एड्रेस है कि कहाँ पे कौन से सर्वर में किस जगह भेजना है, वो IP का काम है। तो ये डेटा नेटवर्क के माध्यम से यहाँ पे पहुँच जाएगा और वही पैकेट जुड़कर जानकारी तैयार कर देंगे धीरे धीरे कि क्या आपने भेजा है। और वो फिर क्या होगा, प्रत्येक कंप्यूटर डिवाइस एक यूनिक IP एड्रेस का होता है और जिसे उसकी पहचान कहा जाता है। IP एड्रेस हम लोग जानते हैं। फिर इसके बाद ये तो एक ब्रीफ हो गया इंटरनेट पर रिक्वेस्ट भेजने का, कि सर्वर तक की रिक्वेस्ट भेजने का, ये हमने बता दिया इस तरीके से। अब देखते हैं कि स्टेप कौन कौन से इन्वॉल्व हैं इंटरनेट चलाने में। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहला है URL, यानी कि यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ओके, तो जब हम लोग ब्राउज़र के एड्रेस बार में एक कोई वेबसाइट डालते हैं तो उसमें क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, URL, यानी कि उसमें क्या क्या होगा, www.xyz.com। ओके, तो ये है क्या, URL, ठीक। अब इसमें क्या होता है, किसी भी ये एड्रेस बार में टाइप करते हैं तो ब्राउज़र जो है, ब्राउज़र क्या है, एक सॉफ्टवेयर, URL देखकर यह पहचानता है कि यह कौन सी प्रोटोकॉल का उपयोग करेगा। यानी कि जो भी हम लोग URL देखेंगे वो सबसे पहले क्या देखेगा, ब्राउज़र में एड्रेस बार में डालेंगे तो वो सबसे पहले प्रोटोकॉल चेक करेगा इसमें कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ होगी, जिसमें कि हम लोग जानते हैं हमेशा वेबसाइट पे क्या लिखा होता है कि HTTP या FTP या HTTPS। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रोटोकॉल है किसके लिए, कि किस तरीके की आपने वेबसाइट खोली तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा, तो ये डिसाइड कौन कर रहा है, ये कर रहा है ब्राउज़र। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो URL कौन सी जो प्रोटोकॉल यूज़ करेगा, ये चीज़ सबसे पहले पता करी जाती है। फिर स्टेप 2 क्या है, ISP से अनुरोध, यानी कि अब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि अब ये चीज़
इंटरनेट के द्वारा ही तो जाएगी। तो जो आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अब के सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड की जाती है, यानी कि हमें इस डेटा को भेजना है सर्वर तक, तो उसके लिए बीच में ये कंपनियां हैं आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां जैसे कि जियो है, बीएसएनएल है, ठीक, ये सारी कंपनियां क्या है, ये इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। तो यही तो डेटा देंगी, जब हम लोग रिचार्ज कराएंगे तो ये डेटा देती हैं, फिर उस डेटा देती हैं मतलब कि इंटरनेट चलाने के लिए देती हैं, तो उससे ही तो फिर हम एक्सेस कर पाएंगे इस वेबसाइट को। तो ये वेबसाइट डाल दी, तो वेबसाइट में ब्राउज़र ने ये देख लिया कि कौन सी प्रोटोकॉल यूज होना है और डेटा को भेजना है, तो फिर ये रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ पे, आईएसपी के पास में, और वो क्या है, उनका आपने रिचार्ज कर रखा है या जो भी डेटा ले रखा है, तो वो आगे प्रोसीड करेंगी उस सर्वर पर जहाँ पे आपको डेटा मतलब जौन सी वेबसाइट डाली है वहाँ पे देने के लिए। ठीक, तो ये अब सेकंड स्टेप हो गया। फिर इसके बाद डीएनएस। डीएनएस क्या है, डोमेन नेम सिस्टम का डाटाबेस होता है। किन के पास होता है, ये आईएसपी के साथ, आईएसपी के पास होता है, यानी कि जो ये इंटरनेट प्रदाता कंपनियां हैं उन्हीं के पास क्या होता है, डोमेन का, जो भी आपने डोमेन सर्च किया है उसका डेटा होता है कि आपने किस रिक्वेस्ट को, कौन सी वेबसाइट की रिक्वेस्ट भेजी है, तो वो डीएनएस आईएसपी के पास जाएगा। आईएसपी के पास इनका डेटा है और वो देखेंगे कौन से डोमेन आपने सर्च किया है, उस डोमेन नेम सिस्टम में क्योंकि उनके पास डेटा है उसको ये रिक्वेस्ट भेज देगा। जैसे डोमेन नेम जैसे क्या होते हैं, google.com, बहुत सारे होते हैं डोमेन। ठीक, अब फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है, सर्वर से संपर्क। अब सर्वर में क्या है, आईपी एड्रेस जब मिल जाता है, जैसे कि पर्टिकुलर एक एड्रेस दे दिया जाएगा डेटा को, फिर वो कहाँ पे जाएगा, सर्वर से संपर्क किया जाएगा। यानी कि अब चौथा स्टेप आ गया। तो पहले तो हमने रिक्वेस्ट करी ब्राउज़र में डाल के, फिर उसके बाद क्या हुआ, सेकंड स्टेप, ये ब्राउज़र में रिक्वेस्ट रेज करी, फिर उसने प्रोटोकॉल चेक किया कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होना है, फिर उसके बाद क्या है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आ गए बीच में, क्योंकि यही तो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट देंगे। फिर ये आईएसपी के पास होता क्या है, यहाँ पे होता है डीएनएस का डेटा, यानी कि सारे डीएनएस का डेटा इनके पास उपलब्ध होता है। ये क्या रिक्वेस्ट भेजेंगे कि आपने कौन सी रिक्वेस्ट करी है, तो वो इनको उसी डोमेन नेम को ये रिक्वेस्ट सेंड कर देंगी। ठीक है, और ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन सा डोमेन है, तो डोमेन हमने सर्च किया उसको क्या है, पर्टिकुलर एक आईपी एड्रेस में बदल दिया जाता है, पर्टिकुलर एड्रेस दे दिया जाता है आईपी की। ठीक है, तो पर्टिकुलर देने के बाद क्या होता है, वेबसाइट के सर्वर को पता चल जाता है और उसी के सर्वर को वेब पेज के लिए अनुरोध भेजा जाता है। ठीक है, और फिर ये डेटा आईएसपी को भेजें, आईएसपी से आपके पेज में दिखाई देगा। इसी तरीके से है, तो ये वेब पेज प्राप्त होना, यानी कि आपके आईएसपी को भेजा जाता है, फिर आईएसपी आपके ब्राउजर तक पहुंचाता है और आपको दिख जाता है। तो यही एक सीक्वेंस है जो कि इंटरनेट इस तरीके से एक्सेस होता है। अब इंटरनेट का मालिक कौन है, तो इंटरनेट का ओनर कोई नहीं है, क्योंकि ना तो कोई व्यक्ति, ना कंपनी, ना कोई सरकारी या निजी संस्था का पूरा अधिकार है इंटरनेट पे। इंटरनेट क्या है, एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है जो कि पूरा वर्ल्ड यूज करता है। ओके, एक नेटवर्क का वो है जाल। अब इंटरनेट की देखरेख कौन करता है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, जैसे कि ये सारे, अब इनको डिटेल में देखते हैं। जैसे कि इंटरनेट जो है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेट के डिफरेंट काम को करते हैं। जैसे कि पहला है इंटरनेट ऑफ सोसाइटी। तो ये क्या है, इंटरनेट सोसाइटी क्या है, ये एक अमेरिका में स्थित एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये 1992 में हुआ था। और इसका काम क्या है कि इंटरनेट में जो भी स्टैंडर्ड है इंटरनेट के और प्रोटोकॉल है उनका विकास करना किसका है, ISOC का काम है। और इसका हेडक्वार्टर रेस्टन वर्जीनिया और जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओके, फिर सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। तो इसका काम क्या है, ये भी एक जो है अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्था है। और इसका काम क्या है, जो भी इंटरनेट में टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की जो संरचना है उसका विकास करना है। ठीक, किसका काम है ये, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। आर्किटेक्चर मतलब कि इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये इसका काम है, टेक्नोलॉजी इंटरनेट में और इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद है ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर। तो इसका काम क्या है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंडिंग नेम एंड नंबर। तो इसका काम है नेम एंड नंबर। इसका मतलब क्या है, और ये इसकी 1928 में हुआ। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है, IP एड्रेस का आवंटन। ठीक, क्योंकि नेम एंड नंबर और डोमेन नेम सिस्टम का मैनेजमेंट, तो दो काम इसके हैं, एक तो IP एड्रेस
दूसरा डोमेन नेम सिस्टम का मैनेजमेंट। फिर चौथी संस्था है डोमेन नेम रजिस्ट्रार। ये भी क्या है, एक गैर सरकारी संस्था है और ये क्या करती है, ये ICANN यानी कि जो हमें असाइन करता है नेम एंड नंबर, यानी कि IP एड्रेस का जो आवंटन करता है और डोमेन नेम सिस्टम का जो मैनेजमेंट करता है ये संस्था, प्लस CCTLD यानी कि कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन इसके द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ये संस्था काम करती है। डोमेन नेम रजिस्टर, इसका काम क्या है कि जो हम लोग डोमेन होते हैं वो जो है रिपीट ना हो, इस वजह से तो इसका काम क्या है, इंटरनेट के उपयोगकर्ता डोमेन नेम प्रदान, इनका काम क्या है, डोमेन नेम देना और डोमेन नेम ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक व्यक्ति या संस्था को यूनिक या विशिष्ट डोमेन नेम मिले। हम लोग जानते हैं अब एक जो वेबसाइट है, हर वेबसाइट डिफरेंट होती है दूसरे से, तो ये किसका काम है, ये डोमेन नेम रजिस्ट्रार का, और ये किसके अनुसार काम करती है, ICANN और CCTLD के अनुसार। ओके, जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे sarkariresult.com या canva.com, हर वेबसाइट डिफरेंट नाम से होगी, तो ये इसका काम है। फिर उसके बाद इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, इसका काम क्या है, वेब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट प्रोटोकॉल और एप्लीकेशन और भविष्य की जो भी टेक्नोलॉजी है उन पर रिसर्च करना। फिर उसके बाद IETF, ये क्या है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इसका काम क्या है, संचार प्रोटोकॉल जैसे कि TCP/IP का विकास, प्रोटोकॉल का रखरखाव करना और सुधार करना, और इंटरनेट में तकनीकी मानकों का प्रमुख संगठन है ये। फिर NIC, इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, इसका कार्य क्या है, इंटरनेट को प्रभावी ढंग से संचालित करना, क्योंकि इसका काम ही है इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, और संचालित करने के लिए विभिन्न जो रजिस्ट्री सेवाएं प्रदान करना और डोमेन और नेटवर्क की जानकारी से संबंधित सहायता। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब का काम क्या है, ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय मानक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1994 में ये भी बना था और इसकी स्थापना MIT USA में, MIT मतलब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसका जो संस्थापक हैं वो कौन है, टिम बर्नर्स-ली, और इसका कार्य क्या है, वेब के लिए मानक तय करना, जो वेब मतलब कि इंटरनेट है उसके लिए मानक तय करना, जैसे कि ये इसमें कौन कौन से लैंग्वेज यूज होती हैं, जैसे कि HTML वेब पेज को डिज़ाइन करने में, CSS आदि, वेब को सुलभ और सुरक्षित व मानकीकृत बनाना ही किसका काम है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में अभी डिटेल में आगे देखते हैं। ओके, अब इंटरनेट का उपयोग हम लोग जानते हैं आज के दौर में हर जगह इंटरनेट का उपयोग है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है जिसमें मनी ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, मोबाइल DTH रिचार्ज, सारा कुछ ये क्या है, ऑनलाइन गैस बुकिंग, सारा कुछ ये इसी से हो रहा है। फिर उसके बाद जानकारी, कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो हम लोग इंटरनेट पे जाते हैं। फिर ऑनलाइन टिकटिंग के लिए, अब ऑनलाइन टिकटिंग तो हर चीज़ का टिकट, चाहे मूवी का हो, चाहे रेलवे, रेल, रोड और सिर्फ किसी का भी ले सकते हैं हम लोग, बस टिकट, सारा टिकट इससे ही होते हैं। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो, एज वेल एज किसी भी चीज़ का, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी बनवाने, सारा कुछ ऑनलाइन है। ई-कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं उन पे भी क्या इंटरनेट का यूज हो रहा है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, बहुत सारी हैं, स्नैपडील। ओके, फिर ऑनलाइन बैंकिंग में भी हम लोग पूरा जो भी बैंकिंग है सारा कुछ ऑनलाइन है। ई लर्निंग, हम लोग जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी क्या आप यूट्यूब से देख रहे हैं, ये सारा ई लर्निंग है। उसमें जूम है, जूम से मीटिंग करते हैं, गूगल मीट है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट टीम से भी होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और छात्र अपनी जो भी एजुकेशनल जो है, जो भी उनका मटेरियल है वो भी ऑनलाइन देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, और भी एप्लीकेशन है डिफरेंट एडटेक कंपनियां बहुत सारी, तो ये सारा इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। अब इंटरनेट को कनेक्ट कैसे करते हैं, तो अब इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, तो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल, टैबलेट या जिस किसी पे इंटरनेट उपयोग करना है तो उसके लिए कौन कौन से ऑप्शन हैं। सबसे पहला तो ISP हमने बताया कि जो कंपनियां इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, जैसे BSNL, जियो या एयरटेल। अब इनका काम क्या है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके सर्वर से इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करना होता है, और इसके लिए उपयोगकर्ता पर एक निर्धारित शुल्क, हम लोग जानते हैं, एक पर्टिकुलर हम लोग रिचार्ज कराते हैं जो कि इन कंपनियों के द्वारा, तो जिससे कि क्या यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये ISP जो है हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं एक फिक्स कॉस्ट के साथ में।
ठीक। अब इंटरनेट के कनेक्शन के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन क्या होता है? ये एक टेलीफोन लाइन के माध्यम से आईएसपी के द्वारा, आईएसपी यानी कि जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि बीएसएनएल का डायल अप कनेक्शन लगाया या जियो का या एयरटेल का, तो उनके द्वारा एक टेलीफोनिक लाइन के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध कराया जाता है। और इसमें क्या होता है? पीएसटीएन यानी कि पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क भी इसका दूसरा नाम है। और ये क्या है? टेम्पररी है। और डायल अप कनेक्शन के दौरान फॉल कॉल नहीं की जा सकती, यानी कि डायल अप कनेक्शन अगर आपने इंटरनेट के लिए लगवाया है किसी भी कंपनी के द्वारा, यानी कि किसी भी आईएसपी के द्वारा, तो उसमें क्या है? फोन कॉल नहीं, केवल इंटरनेट चल सकता है। और ये इंटरनेट की स्पीड 26 kbps यानी कि बहुत स्लो कनेक्शन होता है डायल अप। फिर उसके बाद ब्रॉडबैंड, हम लोग जानते हैं ब्रॉडबैंड की स्पीड अच्छी होती है डायल अप से, तो ये भी जो है ब्रॉड और बैंडविड्थ से मिलकर बना है। और इसमें क्या है? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है। और ब्रॉडबैंड में यूज की जाने वाली जो केबल्स हैं, जैसे कि जब हम नेटवर्क का चैप्टर पढ़ेंगे नेटवर्क, उसमें ये केबल्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, कोएक्सियल केबल पढ़ेंगे, रेडियो वेव्स पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें। तो इनके माध्यम से हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है इंटरनेट पहुंचाने के लिए यूज करते हैं। और ये डायल अप जो कनेक्शन है उसकी तुलना में कई चैनलों से डेटा भेजता है। और इसकी स्पीड क्या है? केबीपीएस से तभी एमबीपीएस में है। और ये महंगा है और तेज है। अब ब्रॉडबैंड जो है कनेक्शन, उसमें भी प्रकार हैं, यानी कि हमने डायल अप देख लिया। इसके बाद जो ब्रॉडबैंड है, ब्रॉडबैंड के भी प्रकार हैं, जिसमें एक है डीएसएल। डीएसएल का मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। तो ये सारे फुल फॉर्म आप जरूर याद रखते रहना, डीएनएस का, आईएसपी का, ये पीएसटीएन का, बहुत सारे जो फुल फॉर्म है, टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल, यानी कि कंप्यूटर में फुल फॉर्म तो एक दो आते ही हैं, तो फुल फॉर्म हमेशा याद रखा करो आप लोग। तो ये है डीएसएल। तो इसका पहला प्रकार है ब्रॉडबैंड का डीएसएल, यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। ये क्या है? ये मौजूदा जो टेलीफोन लाइन है उसका उपयोग करके डायल अप के विपरीत, अब यानी कि ये डायल अप के विपरीत है, यानी कि इसमें इंटरनेट के साथ कॉल भी होगी। तो डीएसएल मॉडेम के सिग्नल को मजबूत करता है और इसमें स्पीड भी उससे ज़्यादा है, 128 kbps, उसमें 56 थी, और ये 2 mbps तक। फिर उसके बाद अगर फाइबर ऑप्टिक्स का लगाते हैं हम लोग जो है ब्रॉडबैंड, तो उसमें क्या है? उसकी स्पीड 10 गुना तेज होगी। और इसमें जो कोएक्सियल केबल की लगाई है उससे 10 गुना तेज होगी, और इसमें स्पीड 1 gbps तक होगी। और ये सबसे तेज जो है विश्वसनीय टेक्निक है। और इसमें जो फाइबर ऑप्टिक्स है, इसमें डेटा जो है वो लाइट के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है, इस वजह से तेज है। फिर तीसरा है केबल इंटरनेट के द्वारा। केबल टीवी लाइन के माध्यम से मॉडेम का उपयोग करके ये लगाया जाता है, और इसमें स्पीड 1.5 mbps है। अब इसके बाद वायरलेस कनेक्शन। तो वायरलेस कनेक्शन भी होते हैं जिसमें कि डेटा के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज। इसमें अब क्या है? इसमें हमने कोएक्सियल केबल का यूज कर लिया डीएसएल में, फिर उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स में फाइबर ऑप्टिक्स का यूज कर लिया, फिर केबल इंटरनेट का कर लिया। किसमें? ये सारे ब्रॉडबैंड के थे कनेक्शन, यानी कि इसमें वायर एक आएगी और वो लग जाएगा। फिर है वायरलेस कनेक्शन, यानी वायरलेस यानी कि वाईफाई के द्वारा, यानी कि वायरलेस फिडेलिटी के द्वारा, यानी कि बिना केबल के। तो इसमें क्या है? इसमें वाईफाई वायरलेस सिग्नल का उपयोग करते हैं रेडियो तरंगों के द्वारा। इसके लिए कंप्यूटर में क्या एक वायरलेस एडाप्टर का होना आवश्यक है, जिससे कि वहाँ से आपका इंटरनेट कनेक्ट हो सके। तो हम लोग जानते हैं कि अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल में क्या होता है? एक वायरलेस एडाप्टर होता है, यानी कि अगर आपका वायरलेस एडाप्टर नहीं है तो अगर वाईफाई आपके पास लगा भी है, वाईफाई कनेक्शन, तो भी वो कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल नहीं है वायरलेस एडाप्टर वाला। तो आपके लैपटॉप में अगर वायरलेस जो वाईफाई नहीं कनेक्ट होता है, तो इसका मतलब क्या है? वायरलेस एडाप्टर आपका मतलब नहीं है, उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो वायरलेस एडाप्टर होना चाहिए मदरबोर्ड में वायरलेस कनेक्शन के लिए, फिर उसका सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। तो ये वाईफाई क्या है? बिना तार की हाई स्पीड के लिए है। मोबाइल इंटरनेट ये भी क्या है? एक तरीके से वायरलेस है, जो कि जो डिफरेंट डिफरेंट टावर हैं कंपनी के, उसके द्वारा ये चलता है मोबाइल इंटरनेट। इसमें भी रेडियो वेव्स जो है यूज़ करी जाती हैं। फिर उसके बाद सैटेलाइट इंटरनेट है, ये सैटेलाइट के माध्यम से होता है। उसके बाद लीज लाइन, जो आईएसपी के जो है स्थायी डेडिकेटेड कनेक्शन या एक से अधिक टेलीफोन लाइनों को लीज पर लिया जाता है। लीज मतलब उधार पर लिया जाता है, और यह कनेक्शन केवल उसी यूज़र के लिए होता है जिसे लीज पर लिया जाता है। और ये 24/7 इंटरनेट कनेक्शन चालू होता है, और उसमें 10 जीबीपीएस तक की, 1 MB से 10 जीबीपीएस तक की स्पीड आती है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है।
और ब्रॉडबैंड जो है वो क्या है, मौजूदा टेलीफोन लाइन से, और लीज लाइन क्या है, अलग से लाइन डाली जाएगी उसी जिस कस्टमर को चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो लीज लाइन और ब्रॉडबैंड में ये अंतर है। अब एक है ISDN, मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसमें क्या है, टेलीफोन लाइन के माध्यम से डेटा, आवाज़ और वीडियो भेजने की सुविधा होती है। तो IDSN का मतलब फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक, इसमें ISDN एडाप्टर की आवश्यकता होती है यूज़र और ISP दोनों तरफ, यानी कि जो कंपनी है जो डेटा दे रही है और यूज़र जो कि यूज़ कर रहा है, दोनों में ISDN एडाप्टर होना चाहिए उनके पास में। और ये डायल अप जो कनेक्शन है उससे तेज़ होता है, और ये सर्किट स्विच्ड नेटवर्क है। ओके, अब इसके बाद प्रोटोकॉल जो कि यूज होते हैं इंटरनेट में, जैसे कि TCP। तो TCP क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये महत्वपूर्ण सबसे प्रोटोकॉल है किसके लिए, संचार के लिए, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और बिना TCP के इंटरनेट संचार संभव नहीं है, यानी कि इंटरनेट बिना TCP के नहीं चलाया जा सकता। तो दो डिवाइसों के बीच में कनेक्शन स्थापित करता है TCP, और IP प्रोटोकॉल के साथ मिलकर ये कार्य करता है, तभी इसको क्या कहते हैं, TCP/IP प्रोटोकॉल, क्योंकि ये IP के साथ में काम करता है। इसका काम डेटा को डिवाइड करना है और डेटा को एड्रेस में बदलना IP का काम है। तो TCP की विशेषता क्या है, डेटा की डिलीवरी की गारंटी ये सुनिश्चित करता है कि डेटा सही जगह डिलीवर होगा, और ये पैकेट्स के माध्यम में उसी क्रम में पहुंचते हैं जिस क्रम में भेजे गए हैं। यदि कोई पैकेट खो जाता है तो रीजनरेशन रिक्वेस्ट भेजकर पुनः मंगाया जाता है। यानी कि TCP का काम क्या है, डेटा की डिलीवरी सुनिश्चित करना कि ये सही जगह पे जाए, और पैकेट्स में, छोटे छोटे पैकेट्स में डेटा को डिवाइड करना। IP वह प्रोटोकॉल है जिससे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा पहुंचता है, यानी कि ये एड्रेस, एज इट इज एड्रेस बताता है। तो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का एक यूनिक IP एड्रेस होता है। तो इंटरनेट से, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका डेस्कटॉप हो, चाहे आपका टैबलेट हो, कुछ भी हो, वो एक यूनिक IP एड्रेस होता है उसका, उससे जुड़े होते हैं। और डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में भेजा जाता है, और प्रत्येक पैकेट पर सेंडर का IP एड्रेस और रिसीवर का IP एड्रेस शामिल होता है। ठीक, तो और ये IP एड्रेस जो है जिसने भेजा है उसका, और जिसको प्राप्त होगा उसका। और IP पैकेट को सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करता है, यानी कि IP इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज किया जाता है एग्जैक्ट एड्रेस पर पहुंचाने के लिए। ओके, अब फिर उसके बाद यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये TCP जैसा है लेकिन इसमें डेटा की गारंटी है। तो अब TCP बहुत इंपॉर्टेंट है, UDP कम जो है उससे अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डेटा की गारंटी नहीं होता है। इसमें छोटे साइज के डेटा पैकेट को डाटाग्राम से भेजने का उपयोग किया जाता है। यदि पैकेट खो जाता है तो पुनः प्राप्त नहीं होता, और TCP में ये चीज़ होती है, और यह भी IP के साथ काम करता है। ठीक, उसके बाद ईमेल में यूज होने वाले प्रोटोकॉल, जैसे कि SMTP, POP3। तो SMTP जो प्रोटोकॉल है ईमेल भेजने के लिए यूज किया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र। तो मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। इसका कार्य है सेंड करना, और यह एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। और SMT सर्वर TCP कनेक्शन बनाकर मेल भेजता है, और इसका पोर्ट नंबर भी पूछा था, ये 25 होता है। SMTP का पोर्ट नंबर कितना है, 25। फिर POP का काम क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यानी कि इससे रिसीव किया जाता है। तो सेंड करने के लिए SMTP और रिसीव करने के लिए POP, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, POP3। इसका काम क्या है, मेल को रिसीव करना, और जो है मेल को लोकल कंप्यूटर पर डाउनलोड करना, तथा डाउनलोड के बाद सर्वर से मेल को हटाना। ठीक, ये काम है, और इसका पोर्ट नंबर 1110 है। ठीक, और POP जो है, जो रिसीव वाला मेल है, उसमें अगर सिक्योर प्रोटोकॉल यूज किया जाए तो सिक्योर सेल प्रोटोकॉल है, SSL और TLS। ठीक, इसका पोर्ट नंबर 995 है। मतलब कि कोई भी अगर अटैक से बचाने के लिए यूज किया जाता है तो इसको POP3 SSL का उपयोग किया जाता है, जिससे कि सिक्योर तरीके से मेल को डाउनलोड करा जाए। और पहला संस्करण 1984 में था। अब ये क्या है, इंटरनेट मैसेज को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल है, यानी कि सेंडिंग के लिए, रिसीविंग के लिए, ये हो गया SMTP और POP वर्जन 3। उसके बाद अब क्या है, एक्सेस करने के लिए इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP। इसका उपयोग मेल सर्वर पर ही स्टोर रहता है। लॉगिन करके किसी भी डिवाइस में मेल एक्सेस, मतलब मेल को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। 1986 में किया था। और IMAP जो है
इसका जो है पोर्ट नंबर कितना है 113 और IMAP अगर सिक्योरली यूज तो 993 सिक्योर सेल तो ये है। अब इसके बाद नेक्स्ट है प्रोटोकॉल HTTP या HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब पर जो वेब पेज ट्रांसफ़र करने के लिए नियमों का समूह है। जब हम कोई भी ब्राउज़र में वेबसाइट खोलते हैं तो वो क्या करता है, सबसे पहले जो है ये देखता है कि उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होना है। और ये भी क्या है, एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है और ये TCP/IP के ऊपर चलता है। यानी कि TCP/IP का काम है डेटा का ट्रांसफ़र में, लेकिन जब वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें ये यूज करता, ये पता www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि पूरे जो वेब है उस पर जो हम कोई भी वेबसाइट या डोमेन नेम सर्च करते हैं तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा ये देखेगा और डेटा के ट्रांसफ़र के लिए TCP/IP का ही उपयोग होगा। ओके, तो ये सिक्योर देखेगा। 80 है जो HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी ट्रांसफ़र के लिए यूज होता है लेकिन और इसका पोर्ट नंबर 80 है। और सिक्योर अगर कोई वेबसाइट है उसमें HTTPS लिख के आएगा, यानी कि HTTP और S/:2 तो इससे सेपरेट होगा। फिर यहाँ पे आएगा वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि हम लोग खोज कहाँ रहे हैं डेटा, वर्ल्ड वाइड वेब पर। वर्ल्ड वाइड वेब पर सारा डेटा अवेलेबल है सब सर्वर का। और फिर इसके बाद डोमेन नेम .com, ये पूरा इस तरीके से URL बनता है। तो ये क्या है, ये इसके अकॉर्डिंग बनता है कि इस पे ये कौन सा जो ये डोमेन है कौन से जो है प्रोटोकॉल यूज करेगा सबसे पहले, और जो इससे फिर सर्वर तक डेटा जाएगा उसमें TCP/IP यूज होगा। ओके, चलो अब फिर फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए FTP है और इसका पोर्ट नंबर 21 है। उसके बाद टेलनेट, ये क्या है, लोकल कंप्यूटर को रिमोट कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, यानी कि ये बहुत कम सिक्योर है टेलनेट। फिर उसके बाद ग्रोफर क्या है, जो साइटों से दस्तावेज खोजने, प्राप्त करने, प्रदर्शित करने उसके लिए यूज किया जाता है और यह भी एक क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है और ये भी एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ओके, तो ये आप एक बार देख लेना जब मैं दूँ, और ये डिफरेंट प्रोटोकॉल है जो कि आप देख लेना, ARP, RLP, DHCP, ठीक, और इसके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, SIP सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल है, RTP, SNMP ये है। बाकी ये सारे प्रोटोकॉल हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, UDP देख लिया और TCP देखिए, SMTP देख लिया, POP3, IMAP देख लिया, HTTP, FTP और टेलनेट। ओके, बाकी ये सारे प्रोटोकॉल भी आप लोग पढ़ लेना। अब जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो IP है, अब इंटरनेट जो प्रोटोकॉल है, जो हर डिवाइस का अलग अलग IP एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, तो उसके भी वर्जन 2 हैं, जिसमें IPv4 है और 6 है। तो वर्जन 4 जो है ये क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, सीधा V4 का मतलब वर्जन 4, और ये 4th संस्करण है और ये 1982 में ARPANET द्वारा विकसित किया गया और 1983 में ये पब्लिक नेटवर्क पर लागू हो गया। ये चीज़ याद रखना। और यह एक क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है और इसका पैकेट स्विच नेटवर्क जैसे ईथरनेट जो पोर्ट होता है ईथरनेट में किया जाता है इसका उपयोग। और इसमें क्या है, डेटा पैकेट को सोर्स होस्ट से डेस्टिनेशन होस्ट तक पहुंचाना है। हम लोग जानते हैं IP का काम तो यही है। अब इसका सोर्स जो होस्ट है और जो डेस्टिनेशन सर्वर जो है उसका होस्ट है उस तक पहुंचाना है, और ये नेटवर्क में डिवाइस का आइडेंटिफिकेशन करता है। अब इसका ये बहुत पूछा जाता है कि IP एड्रेस की संरचना पूछी जाती है, जिसमें कि ये वर्जन 4 जो है वो कितने बिट का होता है, 32। तो ये क्वेश्चन, और ये कितने 4 ऑक्टेट में डिवाइड होता है, 8 बिट की। तो 8 बिट मिला के टोटल 32 बिट का, यानी कि डॉट से सेपरेट होके ये जो है इस तरीके का होता है प्रोटोकॉल पहला। ठीक, और ये टोटल कितना 32 बिट का, जिसमें एक बिट कितने की 8 बिट की होती है। ओके, अब इसमें क्या है, डॉट से सेपरेट किया जाता है और इसमें नंबर जो है वो 0 से 255 तक के हो सकते हैं। यानी कि इस तरीके से अगर कोई IP एड्रेस है तो वो बिल्कुल सही है। जैसे कि देखो 166.93.28.10, यानी कि 8 बिट का पर टोटल 32 बिट और टोटल क्या हो गया, 4 बाइट का हो गया। तो ये एक प्रकार का, ये क्या है, एक IP एड्रेस है वर्जन 4 वाला। बिल्कुल ये चीज़ आप लोग याद रखना, ये 32 बिट का है और इसमें केवल न्यूमेरिक वर्ड यूज होते हैं, केवल न्यूमेरिक, केवल नंबर्स यूज। देखो ये सारे नंबर है ना, इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है। और वर्जन 6 वाले में जो है नंबर्स भी हैं।
तो ये चीज़ इसमें रूल क्या क्या है ये एक बार रिवाइज कर लें, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी संरचना में सबसे पहले तो ये IP वर्जन 4 32 जो है 32 बिट कितनी है 32, ठीक, पहला। सेकंड है 4 ऑक्टेट है, ठीक, 4 ऑक्टेट्स, और 4 ऑक्टेट्स कितने के 8 बिट के इंटू 8 बिट के, और ये मिला के कितना ये बन गया। और इसमें केवल नंबर्स यूज होते हैं, नंबर्स, ठीक। और इसमें नंबर्स जो है वो कब 0 से 255 तक के, ठीक। तो ये सारा इसका जो है रूल है, मतलब IP एड्रेस इस तरीके का होता है वर्जन 4 वाला। ये एग्जाम्पल के लिए दिए रखा है। अब इसमें अगर कोई भी प्रोटोकॉल मान लो 256 का हो गया, 0.93, 0.28+10, तो ये वाला गलत हो गया, ये कोई भी IP एड्रेस वर्जन 4 नहीं है। और ये वाला सही हो गया, तो ये भी पूछा जा सकता है इस तरीके से। तो IP4 एड्रेस के भाग क्या है, नेटवर्क पार्ट है जो नेटवर्क की पहचान करता है, और होस्ट पार्ट है जो कि नेटवर्क के प्रत्येक डिवाइस की पहचान करता है और प्रत्येक होस्ट के लिए अलग होता है ये। अब IP एड्रेस के जो क्लासेस हैं वो 4 हैं, जिसमें कि क्या है देखो 254 तक। क्लास A में कौन से हैं, हमने बताया कि 1 से 126 तक, टोटल 256 तक है ना। तो 256 तक हैं, उसमें ये 5 क्लास में बटे हुए हैं। जैसे कि A क्लास में 126 तक, ये बड़े नेटवर्क में यूज होता है। फिर क्लास B में 128 से 191 तक, ये मध्यम नेटवर्क। लोकल एरिया के लिए ये है। और D क्लास मल्टीकास्टिंग के लिए, और फिर लास्ट में रिसर्च डेवलपमेंट के लिए। तो ये डिफरेंट एड्रेस की क्लासेस हैं IPv4 के, वर्जन 4 के। अब 6 क्या है, ये नया वर्जन है, ठीक, ऑब्वियस चीज़, ये 1998 में हुआ। ये सिक्योर, फास्ट एंड एडवांस है। और ये IP4 की जगह IPv6 अब यूज किया जाता है। और ये क्या है 128 बिट, वो कितना था 32। और इसमें क्या होते हैं 8 ब्लॉक होते हैं, उसमें 4 जो है ऑक्टेट थे। और इसमें क्या होता है, ये कॉलन से सेपरेट होता है, वो डॉट से सेपरेट होता था IPv4 वाला, ठीक। तो ये सारे देख लेना आप लोग। और इसमें क्या है, ये ग्लोबल प्रीफिक्स, नेटवर्क आईडी, इसके भाग क्या है, ग्लोबल प्रीफिक्स और सबनेट आईडी और इंटरफेस आईडी। इसमें जो इंटरफेस आईडी है उसका काम क्या है, होस्ट की पहचान। सब नेटवर्क की पहचान सब आईडी करता है। और जो ग्लोबल प्रीफिक्स है वो नेटवर्क आईडी का के समान रूटिंग के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक। और ये इसकी विशेषताएं पढ़ लेना आप लोग। अब इनमें अंतर यही है, 32 ये 128, इसमें 4 ऑक्टेट 8 ब्लॉक, इसमें न्यूमेरिक, ये अल्फा और न्यूमेरिक दोनों है। इसमें क्या है IP एड्रेस कितने 4 बिलियन तक हो सकते हैं, इसमें 340 यानी कि 340 ट्रिलियन यानी कि बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं क्लास सिस्टम इसमें है, और इसमें कोई क्लास सिस्टम नहीं। इसमें देखा था 5 क्लास ABCD 0 से ये बढ़ते हुए। ये एग्जाम्पल ये है, इसका एग्जाम्पल ये इस तरीके का होता है। IP वर्जन 6 और IP वर्जन 4 इस तरीके का होता है। तो अब देखते हैं IP एड्रेस के प्रकार। तो IP एड्रेस हम लोग जानते हैं हर एक डिवाइस का, जो भी इंटरनेट से जुड़ी कोई भी डिवाइस है, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, सबका एक जो है यूनिक आइडेंटिटी होता है IP एड्रेस। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के, एक प्राइवेट एक पब्लिक। तो प्राइवेट जो IP एड्रेस हैं वो कौन से हैं, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, प्रिंटर और अन्य ऐसे डिवाइस की पहचान के लिए प्राइवेट IP का उपयोग किया जाता है। और ये जो है वो सीधे इंटरनेट पे उपयोग नहीं किए जाते। जो प्राइवेट IP एड्रेस है वो सीधे इंटरनेट पे नहीं उपयोग किए जाते। ये जो IANA है यानी कि इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी है, उसने कुछ IP एड्रेस को प्राइवेट नेटवर्क के लिए रिजर्व कर दिया गया है, ठीक है। जो ये अथॉरिटी है इसने प्राइवेट IP के लिए रिजर्व कर दिया है, तो और ये रिजर्व वाले दिए गए हैं, ठीक है। अब पब्लिक IP है। पब्लिक IP क्या है, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए उपयोग होने वाला IP एड्रेस को पब्लिक IP एड्रेस कहते हैं। तो जो प्राइवेट IP है उनमें डायरेक्ट इंटरनेट का उपयोग नहीं किया जाता है। और जो पब्लिक IP है ये क्या है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए ये IP एड्रेस कहते हैं, तभी इनको क्या कहते हैं, पब्लिक IP एड्रेस, ठीक है। और इनसे जुड़ी हुई प्रत्येक डिवाइस का एक यूनिक पब्लिक IP एड्रेस होता है। और इसी IP एड्रेस की मदद से कंप्यूटर
दुनिया में किसी भी अन्य कंप्यूटर से संवाद कर सकता है, क्योंकि यही जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, इसी आईपी एड्रेस के माध्यम से कोई भी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है, और पब्लिक आईपी एड्रेस को कौन देता है? आईएसपी देता है। तो ये भी याद रखना, जो अपना इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं वो देते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस। अब इसमें भी पब्लिक आईपी एड्रेस के प्रकार हैं, जैसे कि स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक आईपी एड्रेस, डायनेमिक आईपी एड्रेस, और तो इसमें कौन कौन से हैं? जो है एक तो स्टैटिक है, एक डायनेमिक। अब स्टैटिक में क्या है? ये आईपी एड्रेस क्या है? फिक्स है और समय के साथ नहीं बदलते। और डायनेमिक वाले ये टेम्परेरी हैं, मतलब कि बदलते रहते हैं, बार बार डिवाइस के अपने अपने बदलते रहते हैं। और सामान्य जो उपयोगकर्ता है उनको इनकी आवश्यकता नहीं होती। ये किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? मेल सर्वर के लिए, बिजनेस नेटवर्क के लिए, या वेब सर्वर होस्टिंग के लिए। तो ये आप लोग याद रखना कि जो स्टैटिक आईपी एड्रेस हैं वो वेब सर्वर होस्टिंग और मेल सर्वर में यूज किए जाते हैं। और डायनेमिक एड्रेस जो है वो अधिकांशतः घरेलू सामान्य इंटरनेट के उपयोगकर्ता के द्वारा ये उपयोग किए जाते हैं। ठीक, तो पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस में डिफरेंस कहाँ हो गया कि जो प्राइवेट वाला है उसमें डायरेक्ट इंटरनेट का यूज़ नहीं होता है, और पब्लिक जो है पब्लिक आईपी एड्रेस है तो वो कहाँ यूज करे जाते हैं? जिसमें कि इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, और ये आईएसपी द्वारा दिए जाते हैं। और ये दो प्रकार के हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। ओके, अब इसके बाद ये अंतर है, ये वही चीज़ है। अब इसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में इस पे रिसर्च शुरू करी थी वर्ल्ड वाइड वेब पर, और रिसर्च शुरू की थी, तभी इनको क्या कहा जाता है? वर्ल्ड वाइड का जनक कहा जाता है। और उन्होंने जो ये जानकारी है साझा करने के लिए एक लैंग्वेज का यूज किया था, जो लैंग्वेज को डेवलप किया था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का भी विकास किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक, अब वेब ब्राउज़र से संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसे कि दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र किसने बनाया? 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने ही बनाया। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। फिर इसके बाद इसका पहला नाम क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब। और फिर इसका नाम क्या हो गया? नेक्सस। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, और उसके अलावा जो वर्ल्ड वाइड का पहला जो है पब्लिक यूज यानी कि सार्वजनिक रूप यूज कब हुआ? 1991 में। 1990 में पहला बनाया, लेकिन जो सार्वजनिक प्रयोग कब हुआ? तो वो 6 अगस्त 1991 को हुआ। और ग्राफिकल ब्राउज़र, अभी ब्राउज़र के बारे में देखेंगे। ग्राफिकल ब्राउज़र जो है वो पहला कौन सा था? ये ब्राउज़र की टाइप है, वो आगे देखते हैं। तो मोज़ेक, ये भी याद रखना। और इसको किसने? मार्क एंडरसन ने इसको जो है विकास किया था 1993 में। ओके, और जो है वर्ल्ड वाइड वेब जो है 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब ने स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल के विकास के लिए वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है, कंसोर्टियम की स्थापना की थी। ठीक, ये याद रखना किसके लिए की थी? जो वेब वर्ल्ड वाइड वेब पर जो वर्ल्ड वाइड वेब है ना, वेब वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? उस पे क्या है? बहुत सारे वेब पेज का एक संग्रह को क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। और जिसे टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में रिसर्च शुरू की और उन्हीं ने इसको बनाया। ठीक, और इस पर जानकारी साझा करने के लिए एक लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया जिसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, इतना याद रखना है। फिर उसके बाद अगर पहला ब्राउज़र पूछा जाए तो ये वर्ल्ड वाइड वेब है, और इसका वापस बदल के नाम क्या हो गया था? नेक्सस। ओके, और पब्लिकली www को यूज़ सबसे पहले पब्लिकली कब किया गया? तो 1991 में। ओके, और उसके अलावा जो वर्ल्ड वाइड वेब है और उसके स्टैंडर्ड और उसके प्रोटोकॉल के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि उसका स्टैंडर्ड यानी कि मानक जो हैं और उसके जो प्रोटोकॉल हैं उनके विकास के लिए एक स्थापना करी गई थी W3C की। W3C की मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब, और फिर C का मतलब कंसोर्टियम। ठीक है, ये कब की गई थी? 1994 में। ओके, और इसका उद्देश्य क्या था? कि जो वेब है उसके मानकीकृत करना और HTML और CSS जैसे मानकों का विकास करना। अब ये है वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में क्या क्या अंतर है। तो हम लोग जानते हैं इंटरनेट जो है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक अंतर्राष्ट्रीय संचार नेटवर्क है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सहायता से दुनिया भर में छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है। तो पहला एक कॉमन फैक्टर है, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय एक संचार नेटवर्क है। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब क्या है?
ये हाइपरलिंक द्वारा जुड़ी वेबसाइटों और वेब पेजों का संग्रह है। यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब ये है हाइपरलिंक द्वारा जुड़ी हुई जो भी वेबसाइटें हैं, वेबसाइट के बारे में अभी देखते हैं, और वेब पेज है उनका ये कलेक्शन है, ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब। और ये एक नेटवर्क है, और यह एक क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क है, और ये एक सर्विसेज है, क्योंकि इस पे उपलब्ध होते हैं बहुत सारे जो वेबसाइट हैं उनके वेब पेज। ओके, इसका उपयोग किस में किया जाता है? इंटरनेट डेटा, ईमेल, फाइल ट्रांसफर, चैट, कॉल आदि के उपयोग में। और जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसका उपयोग मुख्य रूप से जानकारी देखने और पढ़ने में उपयोग किया जाता है। अब जो प्रोटोकॉल इंटरनेट में कौन से यूज होते हैं, तो हम लोग जानते हैं ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनका कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है इंटरनेट चलाने में। ओके, इनसे ही डेटा को ट्रांसफर और ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। ओके, अब वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसमें क्या यूज होता है? इसमें ये प्रोटोकॉल यूज होते हैं HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या, ये पर्पसेज होते हैं जो URL है उसके बेसिस पर ये प्रोटोकॉल यूज करे जाते हैं। ये ब्राउजर के द्वारा सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि कौन सी जो है वेबसाइट है, कौन सा वेब पेज है, उसके लिए कौन सा जो है प्रोटोकॉल यूज किया जाएगा। और उस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए फिर इंटरनेट का यूज होता है, और उसमें TCP/IP प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, जैसा कि हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। अब इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हम लोग जानते हैं जो ISP हैं, ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, लाइक जियो, एयरटेल और BSNL, और जो भी हैं वोडाफोन और आइडिया। ये क्या करते हैं? इनको हम लोगों को क्या शुल्क देना पड़ता है, तब हम लोग यूज कर पाते हैं इंटरनेट। और इनका काम, इनके पास होता क्या है? जितने भी डोमेन हैं उनका पूरा संग्रह डेटा होता है, जिससे हम लोग को ये कनेक्ट करते हैं फ्रॉम टेक सम चार्जेस फ्रॉम अवर्स, ठीक है। हम लोगों से जो है चार्ज लेके और हम लोगों को ये प्रोवाइड करते हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इंटरनेट पे उपलब्ध ये निःशुल्क सुविधा है। अगर इनको दे देंगे तो ये ऑटोमेटिकली हम लोग वेब पेज जो है एक्सेस कर पाएंगे। और ये क्या है? इंटरनेट सूचनाओं को पहुंचाने का माध्यम है, और ये सूचनाओं को एक्सेस, क्योंकि इस पे वेब पेज पे बस सूचनाएं यानी कि इंफॉर्मेशन मिलती है। और जो है इंटरनेट के बिना वर्ल्ड वाइड का वैसे भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? इंटरनेट की। तो ये एक बहुत ही कॉमन सेग्रीगेशन पॉइंट है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का। अब इंटरनेट का पहला स्थापित नेटवर्क जो कि हम लोग जानते हैं 1969 में हुआ, जो कि ARPANET यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के माध्यम से हुआ। और वर्ल्ड वाइड वेब के विकास में प्रयुक्त नेटवर्क नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क के द्वारा इसका विकास किया गया। अब देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब जो है, जो वेब पेज का संग्रह है, तो उस वेब पेज का संग्रह जो है जिसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, उसमें कौन कौन सी जो है लैंग्वेज यूज होती हैं। तो इसमें हम लोग जानते हैं HTML यूज होती है। HTML मतलब कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML एक क्या है? एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, और इसका भी विकास किसने? हम लोग अर्लियर पढ़ चुके हैं, टिम बर्नर्स-ली ने। और ये 1990 के दशक में। इसका उपयोग क्या है? सबसे पहले उपयोग जरूरी है वेब पेज और वेब एप्लीकेशन बनाने में। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, और ये कब किसने खोजा ये चीज। ओके, और वेब पेज जो है, अब वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए, वेब पेज बनाने और वेब पेज एप्लीकेशन को फॉर्म करने के लिए HTML का उपयोग किया जाता है। अब वेब पेज जो हैं HTML से बने हुए बहुत ही सिंपल होते हैं। हम लोग देखते हैं आजकल बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट के अंदर वेब पेज निकलते हैं, तो उनको आकर्षक बनाने के लिए ये भी चीज़ें यूज करी जाती हैं, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, ये भी एक लैंग्वेज है, और CSS, जिससे कि वेब पेज जो है आकर्षक हों। और प्री डिफाइंड टैग्स भी हैं, किसमें? HTML में हमेशा ये जो है एंगुलर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, जैसे कि HTML बॉडी H1, इनका कोई मतलब नहीं, ठीक है, आपके लिए। इसके बाद दूसरी है XML यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये पॉइंट याद रखना है, XML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है, और ये किसके द्वारा विकसित किया गया?
तो ये विकसित किया कंसोर्टियम के द्वारा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जो कि 1994 में हुआ था, उसके द्वारा। अब XML के वर्जन हैं जैसे कि 1.0 1998 में, फिर 1.1 ये 2004 में आया था। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो डेटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज और ट्रांसफर करने के लिए। तो ये चीज़ याद रखनी है कि XML का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, ट्रांसफर करने में और स्टोर करने में। और XML जो है वो HTML की जो कमियां हैं उनको पूरा करती है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसके अलावा XML में कोई भी प्री डिफाइंड टैग नहीं है, लेकिन HTML में प्री डिफाइंड टैग हैं, जैसे कि हम लोगों ने देख लिया HTML बॉडी, H1 और फॉन्ट, ये सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं। उसके अलावा यूज़र इसमें खुद अपना टैग बना सकता है। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि XML फाइल एक्सटेंशन क्या है? अब फाइल के एक्सटेंशन जो है वो हम लोग एक डिफरेंट वीडियो में देखेंगे, जो OS जो देखेंगे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें डिफरेंट डिफरेंट फाइल के जो है एक्सटेंशन देखेंगे, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि एक्सेल, ऐसी ये जैसे कि एक्सेल का है, फिर उसके बाद वर्ड का .doc है, फिर उसके बाद बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे JPEG, ये क्या है? इमेज के लिए ज्वाइंट पिक्चर। और फिर उसके बाद .pdf, ऐसे ही करके ये जैसे कि XML का है तो ये क्या है? .xml है। अब XHTML, ये तीसरी लैंग्वेज जो है, इसका यूज क्या है? इसमें क्या है? HTML और XML को मर्ज करके ये लैंग्वेज बनाई गई है। इसमें HTML और XML दोनों की विशेषताएं हैं। HTML से अधिक स्ट्रिक्ट और स्टैंडर्ड वर्जन है। ओके, फिर है जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है? एक प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि कोई प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए ये जावा स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है, और ये भी यूज की जाती है वेब पेज के डेवलपमेंट में। ओके, और ये बहुत ही इंटरेक्टिव और डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए है। जैसा कि हम लोग प्रीवियसली ये देख चुके हैं ना कि वेब पेज को आकर्षक बनाने के लिए CSS और जावा स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। ओके, और इससे इसके जो विकासकर्ता हैं, यानी कि इसे किसने बनाया है? तो ये ब्रेंडन इच। तो ये याद रखना है, जावा स्क्रिप्ट को बनाने वाले, और ये 1995 में। और इसका नाम सबसे पहले क्या था? मोचा। मोचा के बाद लाइव स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद जावा स्क्रिप्ट। ये इस तरीके से इसका नाम जावा स्क्रिप्ट पड़ा। और लास्ट नाम क्या था? सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा दिया गया था 1995 में। ठीक, उसके बाद PHP, ये भी एक पर्सनल होम पेज। इसका पुराना नाम क्या है? पर्सनल होम पेज, पूरा नाम। और वर्तमान नाम इसका क्या है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक, और इसके विकासकर्ता कौन है? रेसमस लैंडोर्फ। ओके, ये चीज़ याद रखनी है, ये भी 1994 में। और ये क्या है? एक ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि ये भी जो ओपन सोर्स है, यानी कि ये फ्री अवेलेबल है, जो कि यूज किया जाता है वेब पेज डेवलपमेंट में। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है डायनेमिक वेब पेज बनाने में और डाटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने में। और PHP प्रोग्राम सर्वर पर रन होता है और आउटपुट HTML में बदलकर ब्राउज़र में दिखता है। तो PHP जो प्रोग्राम है, यानी कि पर्सनल होम पेज, ये प्रोग्राम है, ये क्या सर्वर पर रन किया जाएगा और ये HTML में फिर बदल जाएगा, और HTML हम लोग जानते हैं वेब पेज डेवलप कर देगा और वो अपने ब्राउज़र में दिखता है। और PHP एक क्या है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और इसमें कॉम्प्लीशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सारे जो लैंग्वेज हैं, ये सारी लैंग्वेज यूज की जाती हैं वेब पेज के डेवलपमेंट। एक HTML, XML, XHTML और PHP और जावा स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, और इनमें जो जो इनके विकासकर्ता कौन है, इसका मुख्य काम क्या है, बस 4 चीज़ें याद रखनी है। एक तो नाम का फुल फॉर्म, उसके बाद ESTD यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ईयर, और इन्वेंटर, उसके अलावा इसका यूज़। ओके, 4 चीज़ें जैसे कि एक रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि HTML से क्या है? वेब पेज बनाना, लेकिन सिंपल बनते हैं। 1990 में ये विकास हुआ था इसका, और टिम बर्नर्स-ली ने किया था। इसका फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसका उपयोग वेब पेज के डेवलपमेंट में किया जाता है। ठीक, जैसे XML जो है डाटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज, ट्रांसफर के लिए, और ये इसके वर्जन 1998 2004 में XML 1.0 1.1। ओके,
तो ये चीज़ याद रखनी है और इसका यूज भी देख लिया, और इसका एक्सटेंशन XML है। फिर XHTML इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट पेज को और सुंदर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और ब्रेंडन एच ने ये इसका मतलब इन्वेंट किया था 1995 में, और इसके नाम मोचा, लाइवस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट थे। ठीक, वैसे भी बहुत ही कंसाइज डेटा है। अब देखते हैं डीएनएस के बारे में। ठीक, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ब्राउज़र में वेबसाइट खोली, वेबसाइट के बाद वेबसाइट खोली, उसके बाद उसमें क्या हुआ कि उस वेबसाइट के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट जो है प्रोटोकॉल है वो लग जाता है, जैसे कि HTTP या HTTPS। ठीक, ये वर्ल्ड वाइड वेब डिसाइड करता है कि किस वेबसाइट के लिए क्या है, और एक्चुअल में ब्राउज़र उस चीज़ को ऑटोमेटिक लगाता है। फिर उसके बाद क्या है, डेटा हमारा ट्रांसमिशन करने के लिए ये पार्ट में बांटा जाता है बाई TCP, और एड्रेस दिया जाता है बाई IP, ये प्रोटोकॉल के द्वारा। और ये जो डेटा है पहले जो कहाँ पे जाएगा, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास क्या होता है, सारे डोमेन्स का जो DNS होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, इनका सारा डेटा होता है, वो पहुँचाते हैं कि कहाँ पे आपको जाना है, कौन से सर्वर को, और वो डेटा यहाँ से और फिर हम लोगों के पास में। तो ये सीधे स्टेप हैं, सीधा अपना कंप्यूटर, ISP, ISP के बाद DNS, DNS के बाद सर्वर। ठीक, DNS के सर्वर होंगे, तो ये इसके इससे और हमारे लोगों के पास। ठीक, ये एक शॉर्ट फॉर्म में ये चीज़ है ऐसा। तो अब देखते हैं डोमेन नेम सर्वर। तो जैसा कि अब जानते हैं कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या डिवाइस में एक विशेष अंकीय पता होता है जिसे IP एड्रेस कहते हैं। ओके, और IP एड्रेस की संख्याएं बाइनरी रूप में होती हैं, जिसे हम याद रखना कठिन है, ये तो चलो कॉमन सेंस है। और इसी समस्या के समाधान के लिए हम लोगों को क्या दिया गया है, एक डोमेन नेम सिस्टम दिया गया है, जिसका विकास 1983 में पॉल मॉकपैट्रिक उनके द्वारा किया गया था। ओके, और जॉन पोस्टल, इन दोनों के द्वारा किया गया था। इन्होंने जो क्या किया था कि IP एड्रेस की जगह क्या किया गया, एक नई नेमिंग सिस्टम का प्रस्ताव दिया, और यही प्रणाली जो है वो आगे चलकर जो है DNS कहलाई। ठीक है, क्योंकि IP एड्रेस क्या है, अंक वाला होता है, तो उसे आइडेंटिफाई करने में मुश्किल लगता है और याद रखने में कठिन होता है कि तो उसको एक नाम के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया बाई द पाल मॉकापैट्रिस और जॉन पोस्टल के द्वारा। अब DNS का काम क्या है, DNS का काम है संख्यात्मक IP एड्रेस को शब्दों में जो है शब्दों में डोमेन नेम में बदल देना, और डोमेन नेम को याद रखना और उपयोग करना आसान होता है, क्योंकि डोमेन नेम जैसे कि इस तरीके का होता है। ठीक, डोमेन नेम, और IP एड्रेस इस तरीके का होता है। तो IP जब हम ब्राउज़र में डोमेन नेम टाइप करते हैं तो DNS उसे डोमेन नेम में बदल देता है, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम जो है वो किस में बदल देता है, डोमेन नेम में बदल देता है, और उससे संबंधित IP एड्रेस में बदल देता है, और सर्वर से संपर्क स्थापित हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं DNS की विशेषताएं। तो DNS का काम क्या है, डोमेन नेम और IP एड्रेस का संग्रह होता है, DNS डोमेन नेम सिस्टम, और इसका एक्सेस किसके पास होता है, ISP के पास होता है। और DNS के लिए पोर्ट नंबर 53 होता है, और डोमेन नेम जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, यानी कि इसमें कुछ भी कैपिटल या स्मॉल में लिखने से वो डोमेन नंबर सेम रहता है। ठीक, अब डोमेन नेम जो है नेटवर्क में प्रत्येक वेबसाइट या कंप्यूटर को दिया गया डोमेन नेम कहलाता है, और ये सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो वेबसाइट का नाम और एक डोमेन का एक्सटेंशन। ओके, और जिसे डॉट से सेपरेट किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे डोमेन नेम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस तरीके से ये बनाया जाता है। किसी भी ये तो हम लोग जानते हैं यूनिक होता है डोमेन नेम, हर वेबसाइट के लिए एक डिफरेंट डोमेन नेम होता है, और डोमेन नेम A से Z अंक भी ये दोनों हो सकते हैं, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। और मैक्सिमम कैरेक्टर कितने होते हैं, 64, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और डोमेन नेम में केवल एक विशेष चिन्ह होता है, हाइफन का उपयोग किया जा सकता है, ये भी पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। और जो डोमेन एक्सटेंशन है या टॉप लेवल डोमेन है, उन डोमेन नेम का अंतिम भाग उसमें डॉट
डोमेन एक्सटेंशन इंडिकेटर या टॉप लेवल डोमेन कहलाता है। अब ये भी जो है TLD जो एक्सटेंशन होते हैं जो डॉट के बाद होते हैं, जैसे कि डोमेन नेम और जो है उसके बाद में जो होता है एक्सटेंशन के भी प्रकार दिखाए गए हैं। तो जेनरिक या टॉप लेवल GTDLD मतलब कि टॉप लेवल डोमेन, जो कि जेनरिक हैं, जेनरिक टॉप लेवल डोमेन। अब इसमें क्या है, जैसे कि ये TLD यानी कि एक्सटेंशन है टॉप लेवल, जैसे कि .com है, तो किसके लिए यूज किया जाएगा ये वाला जो एक्सटेंशन, ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर नॉन प्रॉफिट के लिए .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के लिए .gov, एजुकेशन के लिए .edu, नेटवर्क के लिए, मिलिट्री के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के लिए। उसके अलावा कंट्री कोड के टॉप लेवल डोमेन कौन कौन से हैं, जैसे इंडिया के लिए N यूज किया जाता है, US, ये पूरा उसी हिसाब से, ठीक है, कंट्री के हिसाब से। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग खोलेंगे अमेजोन, ठीक, अमेजोन www.amazon डोमेन एक्सटेंशन .com, तो com अगर हमने खोल दिया तो ये पता है कमर्शियल वेबसाइट का खुल गया, ठीक। इसका मतलब अगर .com खोल देंगे तो ये हमारा US वाला जो ये है कंट्री कोड से खुलेगा, ठीक। और अगर हम लोग amazon.in खोलेंगे तो ये जो वेबसाइट है पूरी, ये इंडिया के लिए हो जाएगी, amazon.in, ओके, ये देख लेना आप लोग। फिर उसके बाद URL के बारे में देख लेते हैं कि इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट का अपना एक विशिष्ट वेब एड्रेस होता है और इसी वेब एड्रेस की सहायता से किसी भी वेबसाइट तक पहुंचा जा सकता है। और इस वेब एड्रेस को क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और URL है क्या, URL वह पता है जो इंटरनेट पर मौजूद किसी भी वेब पेज, फाइल, रिसोर्स या स्थिति की लोकेशन को बताता है, ओके। अब URL के भाग जो हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला तो होता है प्रोटोकॉल। अब यह बताता है कि कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जा रहा है किस वेबसाइट के लिए, जैसे कि इसके बाद क्या होता है कॉलन और 2 स्लैश, ये क्या है, जैसे कि इसमें ये प्रोटोकॉल दिए गए हैं HTTP, ये कॉलन और /2, तो ये सारे प्रोटोकॉल हैं, उन्हें सेपरेट किया जाता है बाई द कॉलन और स्लैश, डबल स्लैश, ओके। फिर उसके बाद होस्ट, यह उस सर्वर का नाम होता है जहां वेबसाइट स्थित है और इसे सामान्यतः डोमेन नेम के रूप में दिया जाता है और कभी कभी ये IP एड्रेस के रूप में भी हो सकता है, जैसे कि माई डोमेन, ये क्या है, ये क्या है, माई डोमेन है डोमेन का नेम, और ये क्या है एक्सटेंशन डोमेन का, ओके। और ये क्या है वर्ल्ड वाइड वेब, और इससे आगे लगेगा HTTP। फिर ये जो प्रोटोकॉल यूज किया जाएगा इस वेबसाइट के लिए, कोई अदर वेबसाइट है उसके लिए, अगर कोई सिक्योर वेबसाइट है तो उसके लिए S यूज किया जाएगा, कोई और वेबसाइट है तो उसके लिए FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का भी यूज होएगा। और ये सेपरेट इस डोमेन नेम से इस वेबसाइट से कैसे होंगे, तो ये डबल कोलन और 2 बैकस्लैश से, ओके। अब इनके पोर्ट नंबर तो ये तो हम लोगों ने याद ही कर लिया, HTTP और HTTPS के। अब यह सर्वर पर मौजूद फाइल या वेब पेज का पूरा पाथ होता है पाथ हो तो ये उसी में है उसके आगे, ठीक, ये पढ़ लेना आप लोग हैं। फिर क्वेरी स्ट्रिंग क्या होती है, इसमें अतिरिक्त जानकारी भेजी जाती है। अब इसके बाद जो इनके अर्थ हैं, जैसे कि ये क्या है प्रोटोकॉल है, ये क्या है होस्ट है, ये उसका पोर्ट नंबर है, ये पाथ टू रिसोर्स, इस तरीके से वेबसाइट खुलती है। इसका मतलब क्या है कि जो रिसोर्स जहाँ से आप एक्सेस कर रहे हैं उसका रिसोर्स पाथ क्या है। और अगर क्वेरी है तो उसमें क्वेश्चन मार्क A = इस तरीके से लिख के आएगा आपकी वेबसाइट में, ठीक। आपकी जैसे कि ये है रिसोर्स, ये खोजने के लिए कि पाथ टू रिसोर्स, फिर उसके बाद अगर कोई क्वेरी है तो इस तरीके से लिख के आएगी वेबसाइट में, स्लैश कर करके आपने देखा वो बहुत सारी चीज़ें लिख के आती हैं, तो इतना डीप नहीं जाना, कोई मतलब नहीं है इसका। अब एक आइडेंटिफायर होता है, URI क्या है, URI वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित किसी भी फाइल सूचना का आइडेंटिफाई करते हैं और यह किसी संस्थान का नाम, स्थान या दोनों को दर्शा सकता है। और URL भी URI का ही एक प्रकार है, यानी कि URI के अंतर्गत URL आता है, तो ये अंतर है, आप लोग देख लेना। फिर इसके बाद वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र जो है
वेब ब्राउज़र हमारे क्या हैं, तो वेब ब्राउज़र एक क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है और जिसे कंप्यूटर या मोबाइल में इंस्टॉल करके हम लोग इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर सकते हैं। और उदाहरण थे वेब ब्राउज़र जैसे कि नेटस्केप, नेविगेटर, गूगल क्रोम, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, सफारी, ये सारे हैं। अब जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित वेब पेजों को खोलना या पढ़ना किसका इसका मुख्य कार्य है, सर्फिंग करना, यानी कि सर्फिंग मतलब कि इंटरनेट को चलाना वेब ब्राउज़र पर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट को। ठीक, नेट सर्फिंग ये लिखा है ना, इंटरनेट नेविगेशन टूल है, वेब क्लाइंट भी कहा जाता है और नेट सर्फिंग का उपयोग अ, होने वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम को जो जिसमें नेट सर्फिंग में उपयोग होने वाला जो एप्लीकेशन है उसे कोई क्या कहा जाता है, वेब ब्राउज़र। अब ये क्या है, ये थोड़ी सी ये वेब ब्राउज़र का विकास है। जैसे कि 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब जैसा कि हमने देखा, फिर उसका नाम नेक्सस हो गया। फिर 1992 में लाइनक्स लॉन्च किया गया। फिर 93 में ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला पहला ब्राउज़र, ये भी हम लोगों ने देखा कि पहला ग्राफिकल इंटरफेस के लिए यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित पहला कौन सा ब्राउज़र था, मोज़ेक। फिर उसके बाद मोज़ेक के आधार पर नेटस्केप नेविगेटर लॉन्च किया गया। फिर 1995 में तो ये सारे याद रखने हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च हुआ। फिर उसके बाद ओपेरा हुआ, फिर मोजिला फायरफॉक्स, फिर उसके अलावा और पहले फोनिक्स के रूप में ये लॉन्च किया था 2003 में एप्पल ने सफारी, फायरफॉक्स एप्पल ने, मोबाइल सफारी, फिर क्रोम ने गूगल ने, फिर ओपेरा मिनी, फिर ये सारे चीज़ें आप लोग देख लेना। अब वेब ब्राउज़र के प्रकार हैं, अब दो प्रकार के हैं। जैसा कि हमने देखा पहला ग्राफिकल ब्राउज़र कौन सा देखा हम लोगों ने, पहला ग्राफिकल ब्राउज़र जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित था वो था मोज़ेक। ठीक, अब फिर उसके बाद टेक्स्ट ब्राउज़र और ग्राफिकल ब्राउज़र, इनमें क्या है, इसमें क्या होता है, चित्र, वीडियो यानी कि इमेजेस, वीडियो एंड ग्राफिक्स प्रदर्शित नहीं होते हैं और ये इसका उदाहरण है लाइनेक्स। और ग्राफिकल वाले में ये सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि जनरली हम लोग यूज करते हैं। ठीक, मोजिला, क्रोम, सफारी, ये सारा हम लोग यूज कर रहे हैं। अब टॉप ब्राउज़र हैं, जैसे कि होलिस्टिकली अगर देखा जाए तो क्रोम इज़ द बेस्ट ब्राउज़र फॉर नेट सर्फिंग और इंटरनेट एक्सेस। जैसे कि हम लोग इस पे ये सर्वश्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि ये फास्ट है, कुकीज़ क्लियर इजीली रहती हैं, हर चीज़ के लिए हर वेबसाइट को एक्सेस करने में सक्षम है। फिर मोजिला फायरफॉक्स अगर सिक्योरिटी पर्पज से देखें, विंडो का एज ये विंडो के लिए है, मैक के लिए हम लोग जानते हैं मैक जो है यानी कि लैपटॉप जो एप्पल के होते हैं उन्हें मैक कहते हैं, तो उसके लिए एप्पल सफारी है। फिर अगर कस्टमाइज ब्राउज़र यूज करना है तो विवल डी ये है। ठीक, सोशल मीडिया के लिए ओपेरा और सबसे तेज ब्राउज़र गूगल क्रोम और एज क्रोमियम है। अब उसके बाद वेब ब्राउज़र कैसे काम करता है, सबसे पहले यूआरएल हम लोग दर्ज करते हैं, फिर उसके बाद डीएनएस से आईपी एड्रेस प्राप्त होता है, फिर सर्वर से कनेक्शन प्राप्त होता है, फिर वेब पेज के लिए अनुरोध भेजा जाता है और वेब पेज प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब ये जो हैं ये क्या है, वेब ब्राउज़र में यूज़ होने वाले शॉर्ट की हैं, जिसमें कि बहुत ही ये पूछे जा सकते हैं कभी कभी, जिसमें कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कंट्रोल प्लस जे क्या है, ये डाउनलोड खोजने के लिए, हिस्ट्री के लिए है। फिर उसके बाद नई विंडो के लिए कंट्रोल टी है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो इस तरीके से आप लोग ये देख लेना शॉर्ट की। अब उसके बाद सर्च इंजन, अब सर्च इंजन एक क्या है, प्रोग्राम सेवा है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना जो उपलब्ध है उनमें खोजा जाता है। सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन वह प्रोग्राम या सर्विसेज है, जैसे कि सर्च इंजन किसके हैं, गूगल के, हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम गूगल का, कि गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं। तो सर्च इंजन क्या है, एक प्रोग्राम या सेवा है जो जिसकी सहायता से वर्ल्ड वाइड पर जो भी सूचनाएं उपलब्ध हैं उनको खोजा जाता है, यानी कि जो भी वेब पेज है उनको खोजा जाता है बाय द हेल्प ऑफ सर्च इंजन। ठीक, और सर्च इंजन हम लोग जानते हैं गूगल है, बिंग है, याहू, यांडेक्स, आस्क, बेडू, या डक डक गो, और फिर अन्य हैं अल्टा विस्टा, हॉटबॉट, वेब एक्सप्लोरर, एक्साइट, मेटा एक्सप्लोरर, एनफो, सीक, लाइकोस, हाईवे 69, हाईवे 61 डॉट कॉम। ओके, तो ये सारे हैं। बाकी आप लोग सर्च इंजन काम कैसे करता है ये चीज़ आप लोग देख लेना, बाकी इतना डिटेल में कुछ नहीं पूछा जाता, बस ये देख लेना। विश्व का पहला सर्च इंजन कौन सा है, आर्की, ये इम्पोर्टेंट है। इसके निर्माता कौन है, एलन एमिटेज। ठीक, ये है, और ये 1990 में देखा गया। तो ग्रोफर का विकास 1991 में हुआ और इसके निर्माता मार्क मैक
के लेते, ठीक है। कौन थे? मार्क मैकेल। तो ये चीज़ आप लोग देख लेना। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन वही है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध सूचनाओं को एक्सेस करने में मदद करता है, वह प्रोग्राम है। और जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो है सबसे ज़्यादा सर्च इंजन यूज किसका किया जाता है? गूगल का। और बिंग कहाँ पे यूज होता है? माइक्रोसॉफ्ट के एज में। याहू भी है, वैसे यूज तो कहीं पे भी कोई कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गूगल यूज किया जाता है। अब ये कुछ सर्च इंजन है जिनका, जैसे कि गूगल जो है 1998 में आया, और लैरी पेज और सर्जे ब्रायन ने मतलब इसके संस्थापक हैं, और 7 to 80% इंटरनेट के उपयोगकर्ता इसका उपयोग करते हैं। ओके, इसके बाद बिंग। बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का विकास करता है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, जैसे कि हमने बताया, और 2009 में ये आया, और अक्टूबर में इसका नाम बदला माइक्रोसॉफ्ट बिंग 2020 में। और इसका कंपटीटर कौन है? गूगल। याहू 1994, ये जेरी यांग और डेविड फ्लो, ये पॉइंट भी याद रख लेना। फिर यही सारे डिफरेंट डिफरेंट है, आप लोग ये लर्न वाले हैं ये सारे। डक डक गो 2008 में, ask.com 2006 में नाम बदला, आस्क जीव्स था, फिर उसका नाम बदल गया, और इसकी स्थापना 1996 में, इन्फोसीक 1994 में स्टीव कर्च ने की थी। बेडू जो है, बेडू ये चाइना का है, ये 2000 में इसकी स्थापना हुई। फिर अल्टा विस्टा 1995 में पॉल रेत्री। ये अब एक ये स्टैटिक पॉइंट है जो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। अब सर्च इंजन कैसे काम करता है? अब सर्च इंजन 3 चरण होते हैं, एक तो क्रॉलिंग, एक इंडेक्सिंग, और एक सर्च एल्गोरिथम। यानी कि सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है, जैसे कि गूगल पे हम लोग कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, सर्च इंजन जैसे गूगल यूज किया, तो सबसे पहले होता है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग यह वह प्रक्रिया है जिसमें सर्च इंजन क्या करता है? इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट और वेब पेजों को स्कैन करता है, और इसके लिए वह एक विशेष प्रोग्राम का उपयोग करता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? वेब, इसी का नाम क्या होता है? वेब क्रॉलर, और वेब स्पाइडर, बॉट, रोबोट और एजेंट। तो ये सारे नाम किसके हैं? क्रॉलिंग के। अगर क्रॉलिंग के अलावा इन्हें क्या कहा जा सकता है? बॉट, रोबोट, एजेंट, और वेब स्पाइडर और वेब क्रॉलर। इसका मतलब क्या है कि जो जब सर्च इंजन पे हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो पूरे स्कैन करता है वेब पेज को, उसको क्या कहा जाता है? क्रॉलिंग। और क्रॉलिंग के दौरान क्या होता है? वेब पेज का कंटेंट, टाइटल, इमेज, कीवर्ड और लिंक का डेटा इकट्ठा किया जाता है कि आपने क्या सर्च किया, उस तरीके से वो चीज़ें पूरा स्कैन करता है जो भी वेब पे अवेलेबल है वेब पे। तो उसी को क्या कहते हैं? क्रॉलिंग। फिर क्या करता है? इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में क्रॉलिंग से जो प्राप्त जानकारी, अब ये स्कैन करके जो प्राप्त हुई जानकारी, फिर उसे इंडेक्सिंग की जाती है, मतलब कि एक बड़े डेटाबेस को स्टोर और ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये हजारों लाखों वेबसाइट से जानकारी रखता है। और इंडेक्सिंग की मदद से सर्च इंजन बहुत तेजी से परिणाम दे देता है। तो इंडेक्सिंग का काम क्या है? जो भी डेटा सर्च किया है उसे एक ऑर्गेनाइज वे में आपको दिखाता है। और एल्गोरिदम क्या है सर्च इंजन की? तो ये जब यूज़र कोई भी कीवर्ड सर्च करता है तो सर्च इंजन जो है अपने डेटाबेस में मौजूद जानकारी को सर्च एल्गोरिदम के माध्यम से की सहायता से खोजता है, और सबसे अधिक जो रिलीवेंट रिजल्ट है वो आपके मतलब सबसे अधिक रिलीवेंट जो रिजल्ट है या वेब पेज है उनको रिजल्ट पेज पे दिखाता है। और यही कारण क्या है? अलग अलग सर्च इंजन का उपयोग पर एक ही खोज का परिणाम हमें मिलता है। एक ही खोज के लिए अलग अलग परिणाम मिलता है, जैसे कि याहू पे करेंगे तो अलग, या गूगल करेंगे तो अलग अलग मिलते हैं, क्योंकि इनका तरीका, तीनों चीज़ें यही फॉलो करेंगे, लेकिन वो अलग अलग जो है इंडेक्सिंग के माध्यम से एल्गोरिथम, जो सर्च एल्गोरिथम है उनकी अलग अलग होती है, उस हिसाब से आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट जो आपने सर्च किया है। तो ये 3 चीज़ें आप लोग याद रखना है। अब इंटरनेट में यूज़ होने वाली शब्दावली जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़नी है। इसमें ये बेसिक्स हैं, इंटरनेट पे जो चीज़ें यूज होते हैं, जो वर्ड यूज होते हैं उनका है। जैसे कि क्लाइंट कंप्यूटर, जैसे कि हमने ये बता ही दिया, वह कंप्यूटर जिस पे आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, यानी कि जो आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है वो। फिर सर्वर कंप्यूटर, वह कंप्यूटर या प्रोग्राम होता है जो रिक्वेस्ट का इंतज़ार करता है, यानी कि जो मेन जो वेबसाइट है उसका सर्वर, जैसे कि फेसबुक का एग्जाम्पल दिया गया है। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज जो कि हम लोग इंटरनेट ब्राउज़र पर सर्च इंजन में सर्च करके जो
पेज मिलता है उसको वेब पेज कहते हैं। और ये एक HTML डॉक्यूमेंट होता है, जैसा कि हम लोगों ने देख लिया वेब पेज डेवलपमेंट में HTML का, XML का, डिफरेंट चीज़ों लैंग्वेज का यूज होता है। वेबसाइट तो जानते ही हैं, वेबसाइट क्या है, दो या दो से अधिक वेब पेजों के समूह को क्या कहा जाता है, वेबसाइट। ठीक। और वेबसाइट को एक URL से एक्सेस किया जाता है। ठीक, कोई भी वेबसाइट को एक पर्टिकुलर URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से एक्सेस किया जाता है। फिर स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट हमने देख ली। स्टैटिक डायनेमिक वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, उसमें वीडियो चलते हैं। स्टैटिक वेबसाइट जैसे कि जिसमें कि केवल कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, एक सिंपल सा वेब पेज जो कि HTML के द्वारा बनाया जाएगा। और डायनेमिक ही हमने देख लिया अभी। डायनेमिक वेबसाइट में क्या हम लोगों ने PHP, जावास्क्रिप्ट ये लैंग्वेज यूज करके हम लोगों ने जो डायनेमिक, जैसे फेसबुक खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, ये क्या है, डायनेमिक वेबसाइट। होम पेज, जो होम पेज होता है किसी वेबसाइट का, हाइपर टेक्स्ट, पोर्टल। फिर एडवोकेसी वेबसाइट, यह किसी भी संगठन, समूह, विचार, सुझाव प्रस्तुत करती है। होस्ट क्या है, नेटवर्क से जुड़ा हुआ कंप्यूटर जो सूचना और संसाधन रिसोर्स प्रदान करता है। सामान्यतः सर्वर को ही होस्ट कहते हैं। ठीक, ये चीज़ जो सर्वर होता है मेन हर वेबसाइट का वो है। फिर उसके अलावा ISP क्या है, जैसे जियो, ये हम लोग देख ही चुके हैं, इंटरनेट सर्वर। फिर एनोनिमस सर्वर यानी कि जिसे एक्सेस करने के लिए यूज़र नेम, पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती, उसे एनोनिमस सर्वर कहते हैं। नॉन, जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होती है, जैसे कि जीमेल या और जहाँ पे भी हम लोगों ने ID पासवर्ड लगाते हैं। थंबनेल क्या है, जैसे कि यूट्यूब में आप लोगों ने देखी एक छोटी कवर इमेज होती है। फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब कि एक से अधिक प्लेटफॉर्म का ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक से अधिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रोम क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म जो है वो है सॉफ्टवेयर कि क्रोम हम लोग विंडो पे यूज करते हैं, क्रोम हम लोग iOS पे भी यूज कर सकते हैं, यानी कि 2 OS पर ये साइमल्टेनियसली चलता है। जैसे जावा। फ्रेम क्या है कि वेब पेज को कई भागों में बांटना, यानी कि हर फ्रेम में अलग अलग वेब पेज को दर्शाना, ये फ्रेम है। वर्चुअल रियलिटी हम लोग जानते हैं, जो आभासी दुनिया। फिर वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। उसके बाद है हमारा पॉपअप। पॉपअप क्या है, वेबसाइट में अचानक खुलने वाली छोटी विंडो को पॉपअप कहा जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोर, मैनेज और एक्सेस करने को क्या कहा जाता है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग। और इसके जनक कौन है, JCR लिंगडर। ठीक है, ये पॉइंट है याद रखना। और सेवाएं IaaS और PaaS और SaaS, ये सेवाएं हैं, उनके प्रकार क्या हैं, क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड या हाइब्रिड क्लाउड। गूगल ड्राइव तो हम लोग यूज करते हैं, ये क्या है, एक तरीके से क्लाउड। जियो का क्लाउड है, मतलब जो डेटा हम ऑनलाइन सेव करते हैं इंटरनेट में, एक स्टोरेज मिलती है, उसको क्या कहते हैं, क्लाउड। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग। और उससे डेटा हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं जब भी हम चाहें। ठीक, तो ये चीज़ें क्लाउड कंप्यूटिंग, बाकी डिटेल में कभी देखेंगे। तो ये हमारा वीडियो हो गया। बताएं आपको कैसा लगा। और फिर अगर और भी टॉपिक के अब आएंगे वीडियो, और उसमें थोड़ा सा और कम डेटा रखेंगे जो कि रिलेवेंट है एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो अगर कोई भी सजेशन हो, सुझाव हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।